नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा सिंह आठिया और MKH की साइंस की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है दोस्तों संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पहले इनके नेम को समझते हैं दोस्तों। ये 2 पार्ट्स में होगा हमारा, ये पार्ट फर्स्ट और ये हमारा पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड में हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले तो हम ये बात करते हैं कि संश्लेषित से पहले ये बात आती है कि रेशे क्या होते हैं। दोस्तों हमने जो पोशाक पहनी है, हमने जो कपड़े पहने हुए हैं, वो सारे के सारे कपड़े और पोशाक बनते किससे हैं? वो दोस्तों धागों से बनते हैं या रेशों से बनते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें कि जो भी पोशाक हम पहनते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं धागे से, और इन धागों को ही क्या कहते हैं? रेशे कहते हैं गाइस। और ये रेशे जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप कौन से हैं? वो 2 टाइप हैं प्राकृतिक रेशे एंड कृत्रिम रेशे। अब दोस्तों ये जो कृत्रिम है हम इसको संश्लेषित भी कह देते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये प्राकृतिक और कृत्रिम या संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो क्या होते हैं। प्राकृतिक, अब रेशे कौन होते हैं? रेशे मीन्स धागे। तो ऐसे धागे जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिल जाए, नेचर का मतलब पौधों से या जंतुओं से मिल जाए, तो ऐसे धागों को, ऐसे रेशों को हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृतिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊन हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है? भेड़ों से मिलती है। अगर हम बात करें रेशम, तो रेशम कहाँ से मिलता है? रेशम हमें रेशम के कीटों से मिलता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कपास। कपास हमें पता है कि हमें पौधों से मिलता है। तो ये सारे के सारे प्राकृतिक रेशे या प्राकृतिक धागों के एग्जाम्पल हैं। कौन? ऊन, रेशम और कपास। ऐसे धागे, ऐसे रेशे जो हमें पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कृत्रिम या संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसे धागे या ऐसे रेशे जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। अब कृत्रिम क्या होते हैं? ऐसे रेशे जो हमें डायरेक्टली नेचर से ना मिले, उनको मनुष्यों द्वारा संश्लेषित किया जाए, या बोल दें सीधा ही कि मनुष्यों द्वारा बनाए जाने वाले, बनाए जाते हो, क्या कहलाते हैं दोस्तों? कृत्रिम या संश्लेषित रेशे। अब दोस्तों हमने बात कर ली कि कृत्रिम और संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं। ऐसे रेशे जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। अब मनुष्य इन रेशों को बनाते कैसे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो मनुष्य क्या करते हैं? कृत्रिम और संश्लेषित रेशे मतलब इस टाइप के धागों को बनाने के लिए छोटे छोटे रासायनिक पदार्थों को जोड़ते हैं। छोटे छोटे रासायनिक पदार्थों को जोड़ते हैं और जोड़कर उनकी इस टाइप से एक श्रृंखला बन जाती है, एक धागा, एक रेशा बन जाता है दोस्तों। उसको हम कहते हैं कृत्रिम और संश्लेषित रेशा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई माला, ये माला का जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं इसको समझने के लिए। माला भी तो एक रेशे का, एक धागे का ही प्रकार है ना। तो माला क्या होती है? माला में हम क्या करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके और एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। तो इसी टाइप से बहुत सारे रासायनिक पदार्थों को अगर जोड़ करके लंबी श्रृंखला बना ली जाए और उसका एक धागा बना लिया जाए और उसको कपड़े बनाने में यूज़ किया जाए, तो दोस्तों हम उसको कहते हैं कृत्रिम या संश्लेषित रेशे। चलिए, तो यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट हमारा कृत्रिम और संश्लेषित रेशे, इसी को हमने यहाँ पर पढ़ना है। हमारे चैप्टर का नेम ही ये है संश्लेषित रेशे। तो दोस्तों इसको समझते हैं हम कि ये जो संश्लेषित रेशे हैं ये छोटी छोटी इकाइयाँ जो है, रासायनिक पदार्थ जो है उनको जोड़कर बनाए जाते हैं। तो इनको एक यहाँ पर एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों बहुलक। बहुलक का मतलब बहुत सारी एकलक इकाइयों को मिला करके, उनको जोड़ करके एक रेशा, एक धागा बना दिया। मतलब बहुत सारी एकलक इकाइयों को मिला करके जब कोई पदार्थ बनाया जाता है तो उसको हम बहुलक कहते हैं। तो दोस्तों संश्लेषित रेशे यानी बहुलक। अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि बहुलक क्या होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है कि बहुलक किसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुलक जो होता है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। ये आप उच्च कक्षाओं में, हायर क्लासेस में जाकर के भी पढ़ेंगे। ये एक बिल्कुल चैप्टर से मतलब चैप्टर्स में आता है ये, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पॉलीमर हम इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब बहुत सारी, और मर का मतलब एकलक। तो
इस वर्ड से इसका मीनिंग क्या निकलता है कि बहुत सारी एकलक इकाइयों को मिलाकर के बनने वाली लंबी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन देना चाहें बहुलक की, तो हम क्या कहेंगे, बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनने वाला पदार्थ बहुलक कहलाता है। तो हम इसका एग्जाम्पल यहाँ आंसर यहाँ लिख रहे हैं कि बहुत सी इकाइयों को दोहराने पर बनने वाला पदार्थ जो है क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, जिस एकलक इकाई से, जैसे ये कोई एक पर्टिकुलर एकलक इकाई है, हमने इसको बहुत सारी एकलक इकाइयां जोड़ दी हैं, तो ये हमारा बहुलक बन गया है। ये 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी अनेकों टाइम्स बहुत सी इकाइयों को या एक इकाई को बहुत बार दोहराया जाए तो हमारा बहुलक बन जाता है। और अगर हम जैसे किसी एकलक इकाई का हमने बहुलक बनाया है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल किसी भी, जैसे एक एग्जांपल आता है एथीन। एथीन एक एकलक इकाई है। एथीन को एथीन 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 बार बार जोड़ करके किसी बहुलक का निर्माण कर दिया, तो हम उसके नाम के आगे जो है पॉली शब्द ऐड कर देते हैं, तो उसका वो बहुलक बन जाता है। जैसे एथीन एक एकलक इकाई है और इसका जो बहुलक होगा दोस्तों, उसमें हम उसके बहुलक के नाम को लिखने के लिए हम एथीन के आगे पॉली शब्द को ऐड कर देते हैं, तो वो उसका बहुलक बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है एथीन जो है, एथीन एकलक इकाई है, इससे बना जो पॉलीमर है वो कौन है, पॉलीथीन। तो दोस्तों ये हमें पता ही है कि क्या होता है, पॉलीथीन हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम ढंग से समझते हैं दोस्तों। बहुलक जो होता है, बहुलक के संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो बहुलकों से ही बनते हैं। बहुलक से प्लास्टिक भी बनते हैं और संश्लेषित रेशे भी बनते हैं। तो संश्लेषित रेशों को समझने के लिए हम बहुलक को समझ रहे हैं, क्योंकि बहुलक का मतलब एकलक इकाइयों को जोड़ करके एक लंबी चैन बना देना, उसी से प्लास्टिक बनते हैं और उसी से हमारे संश्लेषित रेशे बनते हैं। हम आगे जब प्लास्टिक में पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे कि बहुलक हमारे किस तरह से, जो टॉपिक हमारा काम में आ रहा है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा हम ढंग से समझते हैं कि जैसे एथीन है, एथीन का बहुलक बना दिया। हम बहुलक को समझ रहे हैं, पर्टिकुलर संश्लेषित रेशे को नहीं समझ रहे हैं। तो एथीन का जब बहुलक बना दिया तो हमारे पास बना पॉलीथीन। तो दोस्तों ये तो एग्जाम्पल है हमारा प्लास्टिक टाइप के बहुलक का, जो हम इसमें पढ़ेंगे। और दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें संश्लेषित रेशे टाइप के बहुलक का, तो हम जैसे लेते हैं दोस्तों एस्टर हमने ले लिया। तो एस्टर का बहुलक जो है, ये तो एकलक इकाई का नाम है, इसका जो बहुलक है वो बनता है पॉलीएस्टर। ये बहुत ही फेमस टाइप का संश्लेषित रेशा है, इससे कपड़े भी बनते हैं। हम ये आगे पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के टाइप्स में। हम यहाँ पर सिर्फ बहुलक के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पॉलीएस्टर है, ये हमारा एक संश्लेषित रेशा है। तो आप संश्लेषित रेशे के अंदर बहुलक को डिफाइन कर रहे हैं तो आप ये एग्जाम्पल देंगे, और अगर प्लास्टिक के अंदर बहुलक को डिफाइन कर रहे हैं तो आप ये वाला एग्जाम्पल देंगे। तो हम यहाँ पर संश्लेषित रेशों में बहुलक को डिफाइन कर रहे हैं, तो दोस्तों हम ये वाला एग्जाम्पल देंगे कि एस्टर की बहुत सारी एकलक इकाइयाँ, मतलब एस्टर खुद, ठीक है, एस्टर खुद एकलक है। तो इस एकलक को बार बार जोड़ करके जो हमारा बहुलक बनेगा पॉलीएस्टर, वो हमारा एग्जाम्पल हो गया संश्लेषित रेशों का। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये जो बहुलक होते हैं, बहुलक भी 2 प्रकार के होते हैं। हमने ये देखा कि बहुत सारी एकलक इकाइयां दोहराकर जब बनती हैं, दोहराकर जब कोई लंबी चैन बना लेती है, उसको बहुलक कहते हैं। अब अगर वो हमें नेचर से डायरेक्ट बनी बनाई मिले, यानी प्राकृतिक, तो वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, प्राकृतिक बहुलक और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम बहुलक। कृत्रिम या फिर हम कहें संश्लेषित बहुलक। तो यहाँ भी सेम होगा कि बहुलक तो होंगे और प्राकृतिक है और कृत्रिम है। तो प्राकृतिक अगर हम ले तो प्राकृतिक बहुलक में तो प्राकृतिक रेशे आ जाएंगे, जो सेम हमने रेशों में हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम रेशों का एग्जाम्पल भी देंगे, प्राकृतिक रेशे। और कृत्रिम में आ जाएंगे हमारे संश्लेषित रेशे या फिर
मतलब जिनको ह्यूमन जो है वो बना रहा है, हम लोग जो उसको कृत्रिम रूप से बना रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा संश्लेषित रेशे, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो सेम पर्टिकुलर हमने पढ़े संश्लेषित रेशों के दो टाइप्स, और संश्लेषित रेशे बहुलक ही जो रेशे होते हैं वो बहुलक ही होते हैं, नेचर से मिले तो प्राकृतिक और वैसे बनाए तो कृत्रिम या संश्लेषित। उसी के एग्जाम्पल से हम इसको प्राकृतिक रेशे को प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल और संश्लेषित रेशे को कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बहुलक को हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। कुछ इंपॉर्टेंट संश्लेषित रेशे हैं हमारे पास, उनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार की। तो हमारे पास टोटल 4 हमारे बुक में जो है संश्लेषित रेशे हैं, रेयोन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। इनको हम एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों पहला है हमारा रेयोन। क्या है ये? एक संश्लेषित रेशा है। तो दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या, रेयोन को समझने से पहले हमें रेशम की स्टोरी का पढ़ना पड़ेगा। जो रेशम है, रेशम रेशा जो है, रेशम रेशा, ये एक प्राकृतिक रेशा है। ये हमें पता है कि रेशम के कीट से मिलता है, रेशम कीट से मिलता है, एक कीट से मिलता है जिसका नाम होता है रेशम। और दोस्तों इसको सबसे पहले खोजा गया था चीन में, सबसे पहले चीन में खोजा गया था, और इसको स्टार्टिंग में जो है गोपनीय सीक्रेट रखा गया था। दोस्तों स्टार्टिंग में क्या था कि जब रेशम कीट से ये रेशा प्राप्त किया गया और जब इसकी बुनाई की जाती है तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है, और बहुत ही महंगा पड़ता है लेकिन बहुत ही सुंदर होता है। तो बहुत ज़्यादा लोगों के मन को ये भाया कि नहीं, इस टाइप का रेशा हमें मिलना चाहिए, इसी टाइप के कपड़े हमें मिलने चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही महंगा होता है, लेकिन बहुत इसकी जो बनावट है वो बहुत सुंदर थी। तो डिसाइड किया गया कि रेशम रेशा जो है, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, इसी टाइप का रेशा हमें कृत्रिम रूप से बनाया जाना चाहिए। हम कृत्रिम रूप से इस रेशे को बनाते हैं। तो दोस्तों फाइनली इस रेशे का अल्टरनेट बनाया गया रेयोन को, इसीलिए रेयोन को हम कृत्रिम रेशम भी कह देते हैं, कृत्रिम रेशम। तो दोस्तों ये रेशम रेशे का जो मतलब प्राकृतिक जो हमारा रेशा है रेशम, उसका अल्टरनेट था ये कृत्रिम रेशम, ये इसको कह देते हैं हम रेयोन। दोस्तों ये बनाया गया था कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से, कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से। अब डेफिनेटली रासायनिक उपचार, क्योंकि कृत्रिम है, प्राकृतिक तो हो नहीं सकता। रासायनिक उपचार लैब्स में ले जाकर के, प्रयोगशालाओं में ले जाकर के और उस पर कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा करके और ये बनाया गया। तो कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है रेयोन यानी कृत्रिम रेशा। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्रोत तो, क्योंकि ये जो कास्ट लुगदी है ये तो प्राकृतिक रूप से मिलती है ना हमें, तो इसका जो है स्रोत तो क्या है, स्रोत तो इसका प्राकृतिक है। मतलब कास्ट लुगदी भी तो हमें प्राकृतिक रूप से मिलेगी ना, तो स्रोत तो प्राकृतिक है, परंतु ये जो रेशा है ये क्या है, मानव निर्मित है, मानव निर्मित रेशा। मतलब इसका स्रोत तो प्राकृतिक है लेकिन ये एक मानव निर्मित रेशा है। और उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसमें सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि रेशम का ही अल्टरनेट है तो सारे के सारे गुण जो है रेशम वाले ही होंगे। तो इसके जो गुण हैं वो हम डायरेक्टली लिखते हैं सेम एज रेशम। रेशम के जितने ही गुण हैं इसमें रेशम के जैसे ही गुण हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात, बनाया किसके लिए गया, महंगा ना हो इसके लिए। तो ये रेशम से डेफिनेटली क्या होगा, सस्ता होगा। तो हम बात करते हैं कि रेशम से सस्ता होता है और रेशम से हल्का होता है। हल्का होता है तो कैरी करने में आसान, धोने में आसान, सूखने में आसान, और मतलब रेशम के समान ही इसको बुना और रंगा जा सकता है। तो बुनाई एवं रंगाई किसके जैसी, भी रेशम के जैसी, रेशम के समान ही इसको रंगा और बुना जा सकता था दोस्तों। तो चलिए उसके बाद है, इसके अंदर बहुत सारे मतलब प्राकृतिक रेशों को मिला कर रेयोन के अंदर,
और अलग अलग टाइप के रेशे भी प्राप्त किए जाते हैं, अलग अलग टाइप की वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है कि रेयन और कपास को मिला करके, जैसे रेयन और ऊन को मिला करके कौन कौन से कपड़े, कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो दोस्तों उसमें हम देख लेते हैं कि रेयन और कपास प्राकृतिक और कृत्रिम का मिक्सअप करके थोड़ा सा, और इससे कुछ बनाया जाता है, मतलब इनसे कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। रेयन और ऊन। दोस्तों रेयन और कपास को मिला करके और जो रेशम मिलता है उससे चादरें बनाई जाती हैं, और जो रेयन और ऊन को मिला करके गलीचे जो होते हैं, मैट जिसको बोलते हैं, नीचे बिछाने के लिए जो गलीचे बनाए जाते हैं, या इनको बोलते हैं हम लोग कालीन। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आ सकता है कि गलीचे और कालीन कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों रेयन और ऊन को मिलाकर बनाए जाते हैं। रेयन रेशे को और ऊन को दोनों को मिलाकर जो रेशा मिलेगा उससे गलीचे और कालीन बनाए जाएंगे, और रेयन और कपास से चादरें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिया रेयन। रेयन अल्टरनेट था किसका? रेशम का, तो इसको कृत्रिम रेशम कहा गया। बनाया कैसे जाता है? काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। उसके बाद ये रेशम से सस्ता, आसान कैरी करने में, हल्का होता है। उसी के समान रंगाई बुनाई करके बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, और इसको कपास के साथ मिलाकर चादरें और ऊन के साथ मिलाकर के गलीचे और कालीन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का रेशा, नायलॉन। दोस्तों बहुत ही आसान है ये, अगर थोड़ा सा हम इनको समझ लें अच्छे से तो ये बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों सेकंड है हमारा नायलॉन। नायलॉन जो है वो प्रथम पूर्ण मानव निर्मित रेशा है। प्रथम पूर्ण मानव निर्मित रेशा। दोस्तों समझ रहे हैं यहाँ पर ये जो प्रथम पूर्ण जो है ये क्यों लिखा है? दोस्तों पूर्ण इसलिए लिखा है क्योंकि पहले वाले का स्रोत तो प्राकृतिक था। काष्ठ लुगदी जो है वो तो खुद साइंटिस्ट लोग नहीं बना रहे थे ना, वो तो लैब्स में नहीं बन रहा था। काष्ठ लुगदी है उसको उठा करके उस पर केमिकल रिएक्शंस करा करके और उसको यूज किया गया। तो यहाँ पर जो है जो नायलॉन है उसमें कोई भी प्राकृतिक स्रोत नहीं लिया गया, डायरेक्टली उसको लैब्स में ही बनाया गया। तो उसको हम कहते हैं कि प्रथम पूर्ण मानव निर्मित रेशा जो है ये नायलॉन है। अब क्यों है? तो दोस्तों ये 1931 में 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल को उपयोग कर बनाया गया था। इसका मतलब है कि 1931 में बना था, लेकिन इसको बनाने के लिए किसी भी तरह के प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया था। दोस्तों प्राकृतिक कच्चे माल का मतलब, ये जो प्राकृतिक वर्ड है इसका मतलब जिससे बनाया गया था वो स्रोत ना तो हमें जंतु से मिला था किसी से, और ना ही हमें पौधों से मिला था। तो इसका जो स्रोत है वो प्राकृतिक नहीं था, पूर्ण मानव निर्मित रेशा है प्रथम। और दोस्तों अब ये बना किससे? तो ये बना दोस्तों कोयले से, जल से और वायु से, इनके मिक्सचर से बनाया गया। ये इसके लिए कच्चे माल के रूप में यूज लाए गए, कोई भी प्राकृतिक स्रोत इसके लिए यूज में नहीं लाया गया। तो दोस्तों नायलॉन जो है वो प्रथम पूर्ण मानव निर्मित रेशा हमारा कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करें तो ये रेशा जो है वो बहुत ही, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, किसी का अल्टरनेट तो है नहीं है। अब अल्टरनेट नहीं है तो हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। जैसे रेयन का हमने रेशम के साथ कंपैरिजन किया था, लेकिन नायलॉन का हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर देते हैं, इसके गुणों के बारे में। तो इसके गुणों के बारे में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग को हम बोलते हैं ये बहुत ही प्रबल होता है, लेकिन ये बहुत ही हल्का होता है। अब दोस्तों हल्का होता है और ये साथ में थोड़ा थोड़ा चमकीला भी होता है।
हल्का होता है तो कैरी करने में आसान, धोने में आसान, सूखने में आसान। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये धुलने में बहुत ही आसान होता है, धुलने में बहुत ही सुगम। धुलने में सुगम का मतलब सूखने में भी बहुत ही सुगम होगा। और दोस्तों ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये प्रबल जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मतलब दूसरा हम लिखेंगे कि ये बहुत प्रबल होता है। और प्रबल होता है तो इसके लिए हम इससे पैराशूट बनाते हैं, क्योंकि पैराशूट के लिए तो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप के रेशे के, स्ट्रॉन्ग टाइप के कपड़े की जरूरत होती है, तो पैराशूट बनाते हैं। और इससे जो है रस्सियाँ बनाई जाती हैं। अब रस्सियाँ दोस्तों, रस्सियाँ जो होती हैं, मोटी रस्सियाँ जहाँ हमें चाहिए, जैसे पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियाँ हैं, तो या फिर यहाँ पर ये डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियाँ, यह भी इससे बनाई जाती हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया नायलॉन के प्रॉपर्टीज, प्रबल होता है, हल्का होता है, और तीसरा है कि इससे नायलॉन के, जैसे दोस्तों हम बात करें कि बहुत सारी चीज़ें इनसे बन सकती हैं, जैसे जुराबें, ठीक है, दांत साफ करने के ब्रश, तंबू जो होते हैं, रस्से जो होते हैं, तो बहुत सारी सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, पर्दे, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक नायलॉन का तार जो होता है, एक नायलॉन का तार जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे? इस्पात के तार से। ये बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक इस्पात के तार से ज़्यादा मजबूत होता है नायलॉन का तार। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि ये कितना प्रबल होता है। तो इसीलिए इससे पैराशूट बनाया जाता है और पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियाँ बनाई जाती हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं रूटीन में, जैसे ब्रश बोला गया, पर्दे बोला गया, तो ये सब तो जनरली एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इस टाइप के। तो हमने इसकी मेन प्रॉपर्टीज रिलेटेड बातें पढ़ी। चलिए, तो दोस्तों थर्ड हमारा है पॉलिएस्टर। दोस्तों जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड होमवर्क वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा, तो आप क्वेश्चंस यहाँ पर किस टाइप से बनेंगे उसकी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। तो आपने जो पढ़ा उससे वो वाले क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये आपको पता करना है। चलिए, तो थर्ड हमारा है पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर हमने पढ़ा था जो हमारे प्राकृतिक बहुलक थे उसके एग्जाम्पल्स में या बहुलक के एग्जाम्पल्स में, तो हमने देखा था कि एस्टर का बहुलक है पॉलिएस्टर, तो इसकी जो एकलक इकाई है वो कौन है? एस्टर। तो एस्टर क्या है? इस पॉलिएस्टर की एकलक इकाई है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पॉलिएस्टर जो है वो एस्टर का बहुलक है और एस्टर की पुनरावृत्ति से बनता है। तो ये बनता किससे है? डायरेक्टली हमें पता चल गया एस्टर का बहुलक है, इसकी एकलक इकाई एस्टर है, तो एस्टर की पुनरावृत्ति, एस्टर 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 को जोड़ते चले जाइए और पॉलिएस्टर बन जाएगा। तो दोस्तों एस्टर की पुनरावृत्ति से हमारे पास क्या बनता है? पॉलिएस्टर। और इसकी एक खास बात होती है कि इसके कपड़े में, मतलब पॉलिएस्टर कपड़े में या पॉलिएस्टर के कपड़े में सलवटें नहीं पड़ती हैं, बिल्कुल सीधा रहता है, ये सलवटें नहीं पड़ती हैं। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है। तो इसके कपड़े में दोस्तों सलवटें नहीं पड़ती हैं, और सलवटें नहीं पड़ती हैं तो ये बहुत ही आसानी से धुलता है, धुलता आसान है। तो दोस्तों सलवटें नहीं पड़ती हैं, तो शौकीन लोग जो हैं वो इस टाइप के कपड़े बना करके पहनते हैं ताकि उनके कपड़ों में सलवटें न पड़े। तो दोस्तों ये कपड़े जो हैं वो काफ़ी वैसे महंगे भी होते हैं। अब दोस्तों ये जो है पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर तो एक नेम है, पॉलिएस्टर तो एक नेम है। पॉलिएस्टर से ही डिफरेंट टाइप के, उनमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें मिक्स करके और बहुत सारे टाइप के कपड़े बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि पॉलिएस्टर जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं ये हम लोग देख सकते हैं। तो पॉलिएस्टर जो होते हैं वो दोस्तों बहुत सारे टाइप से होते हैं, जैसे टेरिलिन,
टेरिलीन जो है वो एक टाइप का पॉलिस्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरे टाइप का पॉलिस्टर है हमारे पास पीईटी। तो दोस्तों ये जो पीईटी है इसकी फुल फॉर्म हमारे पास है पॉली एथिलीन टरथलेट। पॉली एथिलीन टरथलेट। तो ये दो जो है अलग अलग टाइप्स के हमारे पास पॉलिस्टर हैं। और दोस्तों इसके जो है ये तो बहुत ही लोकप्रिय कपड़ा है टेरिलीन, बहुत ही लोकप्रिय है, ये तो हम जानते भी हैं, जनरली हम लोग नाम सुनते हैं कि ये टेरिलीन है। ठीक है, तो ये कपड़े बहुत ही मतलब लोकप्रिय पॉलिस्टर है, कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये भी काफ़ी सुपरिचित पॉलिस्टर है, इससे बोतलें बनती हैं, बर्तन भी बहुत सारे हैं जो इससे बनते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो फिल्म होती है, फिल्म का मतलब फिल्म से नहीं है, फिल्म का मतलब है एक पतली परत टाइप का होता है जो इस बहुलक से बनता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि पॉलिस्टर से बने कपड़े जो होते हैं, पॉलिस्टर से बने ये जो कपड़े होते हैं ये किन किन नामों से बेचे जाते हैं या किन किन नामों से रूटीन में जनरली जाने जाते हैं, जो हम जो है डेली लाइफ में जिन नामों को जानते हैं, तो हम वो देख लेते हैं कि पॉलिस्टर के जो कपड़े हैं, पॉलिस्टर से बने जो कपड़े होते हैं वो किन किन नामों से जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नाम है हमारे पास टोटल। जो हम जनरली सुन लेते हैं कई बार, पॉलीकाट, पॉलीवुल और एक और नाम है टेरिकॉट। तो टेरिकॉट या तो ये 3 कुछ नाम हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि पॉलिस्टर और कपास को अगर हम बनाएं, पॉलिस्टर जो रेशा है और कपास को मिलाकर के पॉलीकॉट टाइप का कपड़ा बनता है, और पॉलिस्टर एंड ऊन को अगर हम मिला दें तो हमारे पास पॉलीवुल टाइप का कपड़ा बनता है, और टेरिकॉट जो है वो एक टाइप का पॉलिस्टर है। ये हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों ये जो 3 टाइप के हैं ये कपड़े के टाइप हैं, कपड़ों के प्रकार हैं जो पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हमने पॉलिस्टर को पढ़ लिया अच्छे से कि पॉलिस्टर से जो है कपड़े बनाए जाते हैं, इस टाइप के कपड़े बनाए जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रेशा हमारे रूटीन में रहता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा 4th एक्रिलिक। 4th लास्ट हमारा संश्लेषित रेशा है, उसके बाद हम इस चैप्टर का 2nd पार्ट पढ़ेंगे प्लास्टिक। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है एक्रिलिक। 4th इज एक्रिलिक। चौथा संश्लेषित रेशा है हमारा एक्रिलिक। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो स्वेटर होती हैं, स्वेटर, शॉल, कंबल, ये जो वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र हम इनको बोलेंगे, तो ये किससे बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे कि स्वेटर, शॉल और कंबल जो है वो किससे बनते हैं। तो जनरली आपका आंसर रहेगा कि ये सारे के सारे ऊनी वस्त्र आपने बोला है, तो ये सब क्या किससे मिलकर के बनते हैं? ऊन से। लेकिन दोस्तों फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आजकल ये जो वस्त्र हैं ये ऊन से नहीं बनते हैं, क्योंकि दोस्तों ऊन जो है वो बहुत ही महंगी होती है, बहुत ही महंगी होती है और बहुत ही भारी होती है, कैरी करने में बहुत ही भारी होती है। लेकिन आजकल तो स्वेटर, शॉल और कंबल बहुत ही लाइट वेट आने लगे हैं। दोस्तों आजकल जो है स्वेटर, शॉल और कंबल जो है वो आजकल ऊन से नहीं बनाए जाते हैं, ऊन का एक अल्टरनेट हमें मिल चुका है, उसका नाम है दोस्तों एक्रिलिक। तो ये जो है ये ऊन का हम बोले तो अल्टरनेट है, ऊन की जगह यूज में लिया जाने वाला एक संश्लेषित रेशा है दोस्तों। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि आजकल स्वेटर, कंबल और शॉल जो है वो सब ऊन की बजाय एक्रिलिक से बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ऊन जो है वो क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है, प्लस ऊन जो है वो भारी होती है।
ये तो ऊन का है। लेकिन एक्रेलिक क्या होता है? एक्रेलिक जो होता है वो ऊन से थोड़ा सस्ता होता है, प्लस उससे थोड़ा हल्का होता है। और एक अलग बात ये है कि ये बहुत सारे रंगों में भी उपलब्ध होता है। तो विभिन्न रंगों में भी ये उपलब्ध होता है, विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। इसीलिए आजकल ऊन की जगह स्वेटर, शॉल, कंबल ये सब बनाने में एक्रेलिक का यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमने अब तक 4 टाइप के हमारे संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़े, रेयन, नायलॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। तो दोस्तों ये जो चारों के चारों हमारे प्रकार थे संश्लेषित रेशों के, इनसे हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं। संश्लेषित रेशों के कुछ गुण निकल करके आते हैं कि संश्लेषित रेशे जो है वो किन मायनों में प्राकृतिक रेशों से बेस्ट है। तो संश्लेषित रेशों के उन गुणों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम उन कुछ गुणों की बात कर लेते हैं संश्लेषित रेशों के, कि किन मायनों में जो है वो संश्लेषित रेशे जो है वो प्राकृतिक रेशों से बेस्ट हैं। तो पहली बात तो ये दोस्तों, शीघ्र सूखते हैं। इनके बने जो वस्त्र हैं या जो खुद है तो ये शीघ्र सूखते हैं। दूसरा दोस्तों, ये अधिक टिकाऊ होते हैं। अधिक टिकाऊ मतलब अधिक मजबूत, ज़्यादा समय तक चलते हैं। प्राकृतिक रेशों से ज़्यादा समय तक ये चलते हैं, अधिक टिकाऊ या अधिक चलाऊ। उसके बाद हम कहें तो कम महंगे और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके मतलब संश्लेषित रेशों के गुण हैं। और आसान होते मतलब हल्के होते हैं। तो ये दोस्तों इसका रखरखाव जो है वो भी काफ़ी आसान होता है। रखरखाव भी इनका काफ़ी आसान होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया संश्लेषित रेशों के प्रकार और संश्लेषित रेशों के गुण। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हम यहाँ पर डालेंगे कि संश्लेषित रेशों से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं, जो संश्लेषित रेशे होते हैं, इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हम यहाँ पर डालेंगे कि सभी संश्लेषित रेशे, नोट डालिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के, पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, जिनको हम बोलते हैं दोस्तों पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन, ये डायरेक्टली हम लिखें कच्चे माल कौन, पेट्रो रसायनों से निर्मित होते हैं। जितने भी हमने अब तक जो हमारे कृत्रिम संश्लेषित रेशे पढ़े थे चारों टाइप के, वो किसी ना किसी रूप से कार्बनिक पदार्थों या पेट्रोलियम मूल के कच्चे मालों से बने हुए थे, यानी पेट्रो रसायनों से बने हुए थे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट रह जाता है कि सभी संश्लेषित रेशे जो है वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल यानी पेट्रो रसायनों से निर्मित होते हैं, या पेट्रो रसायनों से विविध, क्योंकि एक ही प्रक्रम से तो सभी मिल नहीं जाएंगे, सब अलग अलग को बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रम हमें यूज करना पड़ेगा। तो पेट्रो रसायनों से विविध प्रक्रमों द्वारा बनाए जाते हैं। अब दोस्तों इतने गुण हैं तो कुछ कमियां भी तो होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि संश्लेषित रेशों में क्या क्या कमियां होती हैं। तो इनकी कमियों से रिलेटेड हमारे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, कि हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय, कि हमें प्रयोगशाला एवं रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि हमें प्रयोगशाला में, क्योंकि इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, प्रयोगशालाओं में प्लस रसोई घर में संश्लेषित रेशों से बने हुए वस्त्र जो है, संश्लेषित रेशों से बने हुए वस्त्र जो है
वो नहीं पहनने चाहिए। क्यों क्यों नहीं पहनने चाहिए हमें प्रयोगशालाओं और रसोई घर में संश्लेषित रेशों से बने हुए वस्त्र? तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि प्रयोगशाला और रसोई घर, इन दोनों में कॉमन क्या होता है? आग। इन दोनों में कॉमन होता है दोस्तों आग। तो आग से रिलेटेड संश्लेषित रेशों का एक बहुत ही हानिकारक गुण है। आग से रिलेटेड इसका बहुत ही एक हानिकारक गुण है। वो क्या है कि जैसे ही संश्लेषित रेशों को गर्म किया जाता है, कि जैसे ही संश्लेषित रेशों को हम गर्म करते हैं तो ये जो रेशे हैं ये दोस्तों क्या हो जाते हैं? ये पिघल जाते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का कि जैसे ही संश्लेषित रेशों को हम लोग गर्म करते हैं तो वो जो रेशे हैं वो पिघल जाते हैं। और अगर किसी पुरुष ने या किसी स्त्री ने प्रयोगशाला या रसोई घर में जाते समय संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र पहने होंगे तो वो आग से थोड़ा सा गर्म होंगे और गर्म होकर के पिघलेंगे और पिघल कर उसी व्यक्ति के शरीर से चिपक जाएंगे और बहुत ज़्यादा हानिकारक ये हमारे लिए हो सकता है। तो दोस्तों हम डायरेक्टली लिखेंगे कि प्रयोगशाला या रसोई घर में जो है संश्लेषित रेशों के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उनका एक बहुत ही हानिकारक गुण होता है कि वो गर्म होकर पिघलते हैं और ऐसी कंडीशन में वो हमारे ही शरीर से पिघल कर चिपक जाएंगे, जिससे बहुत हानिकारक रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका डायरेक्टली जो है हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये चैप्टर का हमारा जो पहला पार्ट है संश्लेषित रेशे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों चैप्टर 3 जो है साइंस का हमारा, उसका पहला पार्ट संश्लेषित रेशे, इसी वीडियो के साथ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर एक होमवर्क आ रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो अब तक हमने पढ़ा वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, और आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करना है। तो दोस्तों अगर उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने अराइज होती है तो जस्ट उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों जल्द ही हमारी ये जो साइंस की वीडियो सीरीज है ये शुरू हो चुकी है। जल्द ही सारी की सारी वीडियोस सभी क्लासेस की, सभी कोर्सेज की और सभी विषयों की शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों होपफुली वीडियोस को आपने पसंद किया होगा। थैंक यू सो मच।